मिर्च मसाला एक इंडियन ड्रामा फिल्म है। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली आम सी महिला सोनबाई की है, जिसकी हिम्मत के आगे पूरा गांव नतमस्तक हो पड़ा है। वो ऐसी थी जैसे बर्फीले रेगिस्तान में कहीं जलता हुआ आग का गोला हो। उसकी हिम्मत गांव के नामर्दों के लिए एक सीख थी। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को आगे देखें तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। बात है देश की आज़ादी से पहले की, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ये वो समय था जब अंग्रेज सरकार को कर की अदायगी ना करना सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता था। इसके एवज में सरकार लोगों की जमीनें हड़प लिया करती थी। सबक सिखाने के लिए महिलाओं की इज्जत आबरू बाजार में उछाली जाती थी, और अगर कोई विरोध करता था तो उसे भयंकर सजा झेलनी पड़ती थी। कई बार धौंस दिखाने के लिए जान से भी मार दिया जाता था। हालांकि अंग्रेज अफसर सीधे ये काम नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने इसके लिए जिले और तहसीलों के ऊपर अपने सूबेदार बिठा रखे थे। ऐसे सूबेदार इलाके का रसूख वाला भारतीय ही होता था। तब के सूबेदार आज के जिला कलेक्टर, न्यायाधीश और इलाके के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रूप में सम्मिलित शक्तियों से भी अधिक ताकत रखते थे। एक तरह से बिल्कुल निरंकुश। एक दिन राजस्थान के दूर दराज के किसी गांव में किसी तरह के एक सूबेदार ने अपना डेरा जमाया हुआ था। सूबेदार के आते ही उनके सिपाहियों ने गांव की महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। मुर्गियां और जानवर लूटने लगे। असल में सरकारी सिपाहियों का चरित्र किसी डकैत की तरह ही हुआ करता था, जो अंग्रेजी हुकूमतों के तहत भारत को लूटा करते थे। गांव वाले भी जानते थे कि जब तक सूबेदार और उसके सिपाही गांव के आसपास रहेंगे, गांव में सबका जीना दूभर हो जाएगा। पर गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इससे खौफ नहीं खाते हैं। एक दिन जब गांव की महिलाएं झील से पानी भर रही थीं, सूबेदार अपने सिपाहियों के साथ वहां आधमका था। बाकी महिलाओं को डर कर भाग से गई थीं, लेकिन उन पर उसमें से एक महिला नहीं भागी, बल्कि सूबेदार से कहती है कि गांव में जानवर के लिए अलग ताल बनी है, यहाँ से केवल इंसान ही पानी पिया करते हैं। सूबेदार ने डरपोकों की बस्ती में एक ऐसी तीखी जुबान वाली किसी की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए कहता है कि क्या वो जानवर इसको भी थोड़ा पानी पिला सकती है। वो कहती है, इंसान की तरह पानी पीने के लिए झुककर हाथ फैलाना पड़ता है। तब सूबेदार झुककर पानी पीता है, फिर वहां से चला जाता है। गांव में एक मास्टर भी है जो बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। हाँ, और स्वराज की मांग में गांधी की के समर्थन का काम करता है। इस बार गांव के लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि उसका स्वराज कब आएगा और कैसा दिखता है कि अंग्रेज उससे डरकर भाग जाएंगे। मास्टर जानता है कि इन जाहिलों को स्वराज तब समझ में आएगा जब ये थोड़ा पढ़ लिख लेंगे। अब ये पढ़ने लिखने से तो गए, पर इनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर जागरूक बनाया जा सकता है। उसके कक्षा में गांव के कई बच्चे आते हैं, लेकिन मास्टर के मन में एक कसक है कि गांव की बच्चियां पढ़ने नहीं आया करती हैं। इसलिए एक दिन गांव में मुखिया इससे बात करता है और कहता है कि वो बेटी को भी पढ़ाया लिखाया करे। समय के साथ रिवाज भी बदल जाते हैं, इसे बदलना ही पड़ता है। सूबेदार के आने की खबर गांव में फैल चुकी है, इसलिए गांव के लोग उसकी जी हुजूरी करने उसके तंबू के पास जा पहुंचे। सूबेदार भी उनके सामने अपनी ठसक दिखाने में नहीं कतराता है। अच्छे इत्र लगाता है और उनसे सामने किसी राजा की तरह पेश आता है। उसने गांव वालों को अपनी ठाठ दिखाने और दिलवाने के लिए एक रिकॉर्ड प्लेयर मंगवा रखा है। गांव वालों के सामने उनकी यही इमेज है कि बड़े शौकीन हैं, अंग्रेजों वाले शौक पालते हैं। विदेशी अफसरों के बीच उनका बड़ा रुतबा है। यही तो हमारे बाप हैं। पर गांव वाले उससे खौफ भी खाते हैं, क्योंकि सूबेदार जालिम भी उतना ही अधिक है। जब एक मजदूर गलती से उसका रिकॉर्डर तोड़ देता है तो गांव वालों के सामने उसे बुरी तरह मारता है। अगर गांव वाले वहां नहीं होते तो उसकी जान ही ले लेता। आज रात गांव में एक कार्यक्रम है, इसलिए आने के लिए गांव में मुखिया ने सूबेदार को निमंत्रण भेजा है। जब वो कार्यक्रम में आता है, उसकी नजर सोन भाई पर जाकर टिक जाती है।
कार्यक्रम के बाद वो उसे अपने तंबू में भेजने की डिमांड करता है और अपनी मूंछों को ताव देते हुए तंबू के अंदर उसका इंतजार करता है। पर वहां तो कोई और ही लड़की आई है। सोनबाई इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं है, आखिर बड़ी अकड़ में है। खैर कोई बात नहीं, आज सोनबाई नहीं तो कोई और ही सही। सोनबाई का पति गांव का एक मजदूर है, पर शहर की उसकी चिट्ठी आई है। रेलवे में नौकरी पक्की हो चुकी है, इसलिए गांव छोड़कर जा रहा है। जल्द ही सोनबाई को भी शहर बुला लेगा, लेकिन तब तक वो गांव में अपने दम पर है। जब भी वो झील से पानी भरने या कपड़े धोने जाती, सूबेदार उस पर बुरी नजर डालता है। अब तो वो भी समझ गई है कि सूबेदार की नीयत उस पर खराब है। चाहे कपड़े से पूरा शरीर ढक ले, फिर भी बुरी नीयत का इलाज नहीं किया जा सकता है। अक्सर सूबेदार के तंबू के नजदीक गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है। कभी कोई कर के लिए आता है तो कोई न्याय की गुहार के लिए। एक सुबह जब सूबेदार अपनी हजामत बनवा रहा था, उस रोज की तरह गांव वाले उसके पास आना शुरू कर चुके थे। आज भी वो झील की तरफ जाती सोनबाई को देखता है, तब वो आधी हजामत में बीच में उठता है और सोनबाई के पीछे पड़ जाता है और बदतमीजी के साथ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके तंबू में आए, इसके लिए गाना बजाएंगे, ऐसा जादू दिखाएंगे कि दंग रह जाएगी। सूबेदार उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है, तब सोनबाई अचानक से उसके गाल पर जोर का तमाचा जड़ देती है। सूबेदार ने मुंह के पान दबा रखा था, इसलिए झापड़ के मुंह से पान की पिच ऐसी लगती है जैसे सूबेदार के मुंह से खून निकल आया हो। कई गांव वाले भी वहां मौजूद थे। सबके सामने उनका बड़ा अपमान हो गया, इसलिए उसने सिपाही को आदेश दे दिया, सोनबाई को पकड़ और उसके पास लेकर आए। आज वो भी ऐसे भागती है जैसे उसके पर निकल आए हों। घोड़े भी ससुरे ना पकड़ पाए। वो भागते एक मसाले के कारखाने में घुस गई। सोनबाई यही काम करती है और कारखाने के दरवाजे ने जब सोनबाई को घबराते हुए देखा तो कारखाने का दरवाजा बंद कर दिया और सिपाहियों को कारखाने के बाहर ही रोक दिया। सिपाहियों के लाख धमकाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वो समझ गई थी कि वे क्यों सोनबाई के पीछे पड़े हैं। ऐसे बहू बेटियों की आबरू पर हाथ नहीं डाल करते। दरबान अबू मियाँ एक बुजुर्ग आदमी है। उसका एक पैर तो कब्र में है, दूसरा भी अब कब कब्र में उतर जाएगा कहा नहीं जा सकता। दिल का मरीज मालूम पड़ता है। लेकिन जब सिपाही छत पर चढ़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, तब उसने सिपाहियों पर अपनी दुनाली तान दी। अगर अंदर जाने की जरूरत की तो खून बहेगा। तब सिपाही भी वहां से चले गए। ऐसा लगा जैसे मामला ठंडा पड़ गया। इधर गांव में भी ये किस्से घूमने लगे कि सूबेदार ने सोनबाई के साथ जबरदस्ती की तो उसने सूबेदार के गाल पर इतना जोर का झापड़ जड़ा कि उसके दांत टूट गए और मुंह से खून निकल गया। सूबेदार भी चुप बैठने वाला नहीं था। अब तो बात उसकी आन पर आ पड़ी थी। एक मामूली सी लड़की कैसे उससे उलझ सकती है, उसे सबक सिखाना ही होगा। वो कारखाने के मालिक जीवन सेठ को बुलाता है और कहता है कि वो दरबान से कहे कि उनके सिपाहियों के लिए दरवाजा खोले। वो चाहे वो दरवाजा तोड़वा सकता है, लेकिन याद रखे कि अगर दरवाजा तोड़ना पड़ा तो गोदाम के ताले भी टूटेंगे और तुम्हारी तिजोरी भी टूटेगी। डर के मारे कारखाने का मालिक जीवन सेठ उसकी बात मान लेता है। वो कारखाने पहुंचता है और अब उसे कहता है कि उसने दरवाजे क्यों बंद कर दिए हैं। वो दरवाजा खोल दे, उसे गोदाम के कुछ सामान निकलवाना है। पर अब वो दरवाजा खोलने से पहले सीढ़ी लगाकर बाहर देखता है कि क्या वो सच में सामान निकलवाने ही आया है या साथ में सिपाहियों को भी लेकर आया है। वो देख सकता है कि सिपाही भी उसके साथ ही है, इसलिए दरवाजा खोलने से मना कर देता है। तब सेठ उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है, पर अब वो कहता है कि वो इस कारखाने का दरबान है और उसका काम केवल सामान की रखवाली करना ही नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाली महिलाओं की हिफाजत करना भी उसकी जिम्मेदारी है। आखिर सेठ तो क्या उसकी मजबूरी थी कि तुम्हें ये सब करना पड़ा? क्या उसे पता नहीं है कि सोनबाई के साथ वे क्या करेंगे? अब उन्हें ठान लिया है कि चाहे वो मर जाए, सूबेदार को मनमानी नहीं करने देगा। उन्हें उम्मीद है कि जब पूरे गांव को पता चलेगा तो कभी सोनबाई के हक में खड़े उठेंगे। लेकिन कारखाने में काम करने वाली दूसरी बुजुर्ग महिलाएं जानती हैं कि इस गांव का एक ऐसा चरित्र नहीं है कि ऐसी ही घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। तब तक खामोश थे, किसी ने चू भी नहीं की। जब सेठ ने यही कर सका तो सूबेदार ने गांव के मुखिया को बुलवाया भेजा और सोनबाई को उसके पास ले जाने का जिम्मा
उनका था। इसे एक तरह का लगान ही समझे। वैसे तो मुखिया गांव में सबके सामने रौब झाड़ता है। उसने अपनी बेटी को भी स्कूल से निकलवा लिया कि लड़कों के बीच बैठकर कैसे पढ़ सकती है। क्या यही संस्कार हैं? लेकिन जब सूबेदार ने सोनबाई को उसके पास लाने की शर्त रखी, नहीं तो उसकी इतनी बुरी सजा देगा, सारे गांव को जला देगा, उस डर से उसने पतलून का नाड़ा ढीला हो गया। उसने आनन फानन पर एक पंचायत बैठाई और सारे गांव वालों को इसमें राय देने का प्रस्ताव दिया। मगर उसने तो ये पहले से ही ठान लिया था कि सब मिलकर यही फैसला लेंगे कि गांव वालों की भलाई है कि सोनबाई को पकड़कर सूबेदार के भेंट में दे दिया जाए। लेकिन जब मास्टर ने विरोध किया कि उसने किसी से ये कह दिया कि सोनबाई से उसकी भूख मिट जाएगी, आज उसने एक सोनबाई की मांग की है। अगर उसे पता लगेगा कि गांव में केवल नामर्द भरे हैं और उसके सामने भेड़ की तरह मिमियाने लगते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो कल किसी और लड़की की मांग नहीं करेगा? कल वो किसी उसके मुखिया तुमसे तुम्हारी पत्नी मांग कर ली तो तुम क्या करोगे? इस बात पर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो उठा और मास्टर पर गुस्से से टूट पड़ा। यही गुस्सा उसने सूबेदार को दिखलाना चाहिए, पर वहां तो डर से हालत खराब हो जाती है। जिस तरह जिसने उसके प्रस्ताव का विरोध किया, उसने डांट डपट कर उन्हें शांत किया। फिर उनसे अपने जैसे गायरों का झुंड बनाकर सोनबाई को लेने कारखाने की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मुखिया की पत्नी ने देखा कि पति के मामला नहीं संभल पा रहा है, तब उसने गांव में खुद गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और कई वहां पहुंच गई। कई डर से घर में गई रही और उन्होंने अपनी पत्नियों को कायरता जताने के लिए उनके सामने बर्तन बजाए कि फिर भी नामर्दों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कारखाने के अंदर बंद महिलाओं की हालत भी खराब थी। उन्हें डर सता रहा था कि सिपाही अगर अंदर आ गए तो उनके साथ क्या होगा। कई तो इस पक्ष में थी कि सोनबाई चुपचाप सूबेदार के पास चली जाए, सारी समस्या बिना झंझट के टल जाएगी। जरूर उसी ने सूबेदार को उकसाया होगा, नहीं तो कोई भी क्यों इस तरह से उसके पीछे पड़ा होगा। उसी की गलती है। एक महिला राधा जो सूबेदार के साथ सो चुकी है, उसने तो उसे ये भी कहा कि उसका दीवाना है। उस दिन जब वो उसके पास गई थी, वो उससे केवल उसी के बारे में पूछ रहा था। सूबेदार उसे उपहार भी देगा, तभी गांव के लोग खाने के पास पहुंचते हैं। एक बार के लिए लगता है कि सारे गांव वाले उनकी मदद के लिए आए हैं, पर वे तो सूबेदार की दलाली करने पहुंचे हैं। मुखिया कहता है कि किसी एक की वजह से पूरे गांव की आफत आ रही है, तो उसे अपनी कुर्बानी देकर पूरे गांव को बचाना चाहिए। पंडित भी कहता है कि यही उसका फर्ज है। मुखिया अब्बू से कहता है कि वो दरवाजा खोल दे। अबू मियाँ को उम्मीद थी कि गांव वाले उसकी मदद के लिए आएंगे, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। अब तो अबू भी हार जाता है, जैसे उसने जिद ठान ली हो कि अब आज मरकर रहेगा, यानी दरवाजा खोलने से मना कर दिया और कहता है कि वो इस जुर्म की भागीदारी नहीं करेगा। जाकर सूबेदार से कह दो कि गांव में एक मर्द मौजूद है, जवान ना सही बूढ़ा है, पर जब तक जिंदा है यहाँ जुर्म की मिर्ची नहीं चलेगी। तब गांव वाले उसे समझाते हैं कि उसका मुकाबला करना बेवकूफी है। उसके सिपाही दरवाजा तोड़ देंगे, सोनबाई को भी ले जाएंगे और वो बेमौत ही मारा जाएगा। जब सोनबाई को कारखाने के अंदर मौजूद महिलाएं कोसती हैं, तब वो बाहर जाने के लिए राजी हो जाती है और अब उसे रोक देता है और कहता है कि थोड़े बहुत ताने सुन भी ले तो इसमें कोई बुरा है या नहीं, सब उसके अपने ही तो हैं। लेकिन जब सूबेदार के सारे तरकस खा ली जाते हैं, तब वो खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचता है। महिलाएं अंदर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। सोनबाई के हाथ में एक हंसिया है, उसे नहीं मार सकी तो खुद को मार लेगी। अब वो बात सम्मान पर आ गई है। अबू मियाँ ने भी बंदूक में गोलियां भर दी हैं, लड़ने को तैयार है। जैसे ही दरवाजा टूटता है, वो गोली खाकर सिपाहियों को जख्मी कर देता है और एक गोली के कान में पास से निकलकर सूबेदार भी घोड़े के नीचे जा गिरती है। जवाबी फायरिंग में अबू को भी गोलियां लगी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। सूबेदार को लगा कि अब तो आसानी से सोनबाई पर काबू पा लेगा। सबसे बड़ी रुकावट हट गई, इसलिए पूरी अकड़ के साथ कारखाने के अंदर अकेला ही घुस जाता है। पर उसे पता नहीं था कि अंदर उसका स्वागत कैसे होने वाला है। सामने सोनबाई दिख रही थी, वो हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी दो महिलाएं उसके ऊपर ढेर सारी मिर्ची पाउडर फेंक देती हैं। सारी मिर्ची उसकी आंखों में चली गई। तेज मिर्च की जलन से आंखें जलने लगी थी और
इस बार मिर्ची की पैदावार भी हाई क्वालिटी की थी। फिर तो एक के बाद एक महिला ने उसकी आंख में मिर्च डाली, जितना हो सकता था डालती गई। उसने सिपाही भी कुछ समझ न सके, अंदर आखिर पहुंच ही गए कि आखिर हो क्या रहा है। आंखों से नजर डालकर सूबेदार ने अपनी नीयत खराब की थी। महिलाओं ने मिर्ची पाउडर डालकर उसे बेकार ही बना दिया। सूबेदार अंधा है और उसकी दर्द और तड़प से भरी चीखें सुनकर गांव वालों की आंखें में जमी कायरता की चर्बी बाहर आ गई। कहानी दिखलाती है कि जब मर्द निकम्मे हो जाएं और महिलाओं की आबरू तक की रक्षा करने में नाकारे साबित हो जाएं, महिलाओं को अपना मामला अपने हाथ में लेना पड़ता है। आखिर में कारखाने के अंदर मौजूद महिलाएं सोनबाई के साथ खड़ी हुई और जुल्म का सामना किया। कई बार लगता है कि आफत बहुत बड़ी है, मुकाबला नहीं किया जा सकता है, लेकिन असल में लड़ने पर वो मामूली सी जान पड़ती है। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। इसी के साथ आज की ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इस कहानी से सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला होगा और इस कहानी के बाद आप लोगों के अंदर भी कुछ ऐसी हिम्मत आई होगी कि अगर महिलाओं के साथ वाकई में अत्याचार हो रहा है तो उनको उठ खड़े होना चाहिए, ना कि कायरता से पीठ छुपाकर बैठ जाना चाहिए या पीठ दिखाकर बैठ जाना चाहिए। उसका डटकर सामना करना चाहिए। यही थी आज की हमारी इस कहानी का उद्देश्य और यही था हमारा इस कहानी का एक एक्सप्लेनेशन इस फिल्म के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो खासा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करते रहिए। आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियोस आती रहेंगी। अभी के लिए विदा चाहूंगा। जय हिंद।